हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, साधारण विधि और संविधान में क्या अंतर है, संविधान की परिभाषा, इन सभी तमाम विषयों पे, तमाम टॉपिक्स पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया था। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। फिर अब इस कड़ी में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्या संघात्मक है, एकात्मक वाला संघात्मक है या एकात्मक लक्षण वाला संघात्मक है। इन सब मुद्दों पे आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की तरह, तुम तो ठहरे रहे झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब भारत का संविधान क्या है। तो भारत का संविधान अगर विधि के रूप में देखा जाए, अगर एक शब्दों में कहा जाए कि कौन सा संविधान है कानूनन, तो भारत का संविधान क्या है? संघीय संविधान है। भारत का संविधान क्या है? संघीय संविधान है। ठीक। और क्यों? इसका कारण क्या है? अब बोलेंगे कि आखिर में भारत के संविधान को संघीय संविधान बनाने का कारण क्या है? क्यों भारत को संविधान को एकात्मक नहीं बनाया गया? क्यों एकात्मक नहीं बनाया गया? क्यों संघात्मक संविधान बनाया गया? तो इसका कारण, महत्वपूर्ण कारण ये होता है जनसंख्या, जनसंख्या, विविधता और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, देखिए, जनसंख्या, विविधता और क्षेत्रफल के कारण ही, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या हम लोग हैं। विविधता में कहा गया कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी बदले, बानी मतलब वाणी बदले, भाषा, संस्कृति, धर्म, कई धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, कई भाषा, कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो विविधता है। क्षेत्रफल तो हाई है, जानते हैं कि भारत 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या में दूसरा है, क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है भारत। तो इसी कारण भारत के क्षेत्रफल, विविधता और जनसंख्या के आधार पर देख करके ही, और बहुत सारे कारण हैं जो हमने संविधान को संघीय संविधान का रूप दिया। ठीक। और क्या है हमारी, थोड़ी सी और विशेषता देख लेते हैं। ठीक। और एक संविधान जो मजबूत केंद्र वाला है, मजबूत केंद्र वाला संविधान है। मजबूत केंद्र वाला संविधान है। ठीक। इसमें है एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण हैं। एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण हैं। ठीक। और अब क्या करता है? परिस्थिति के अनुसार अपना स्वरूप बदलता रहता है। ठीक। अब देखिए, मजबूत केंद्र वाला है, इसमें नो डाउट कि मजबूत केंद्र वाला है। अगर कहेंगे कि भाई मजबूत केंद्र वाला है तो कैसे उसको कैसे हम पहचानें कि मजबूत केंद्र वाला है? तो अगर मजबूत केंद्र है, केंद्र की क्या शक्ति है, क्या पावर है, अगर आपको देखना है तो देखिए 246, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो केंद्र को डोमिनेटिंग पोजीशन पे रखता है। 7वीं अनुसूची में सबसे ज़्यादा जो विषय है संघ सूची में है। समवर्ती सूची में अगर देखा जाए
तो अगर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों में कोई कंट्राडिक्शन होता है तो संघ का कानून अभिभावी होगा। अवशिष्ट शक्तियां हैं, संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां 248। देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि अगर हम कह रहे हैं कि मजबूत केंद्र वाला संविधान है तो मजबूत केंद्र वाला संविधान है ही है। ठीक, एक छोटी सी बात और जान लेते हैं कि कभी कभी लगता है संप्रभु देश, भारत एक संप्रभु राज्य है जैसा कि आप जानते ही हैं, तो क्या राज्य भी संप्रभुता की मांग कर सकते हैं? कह सकते हैं कि हम भी संप्रभु हैं, हम भी अपने में हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में राज्य जो है संप्रभुता की मांग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण केस है पश्चिम बंगाल राज्य, आप लोग लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य जो है, राज्यों का निर्माण केवल राजनीतिक आधार पे किया गया है कि वहाँ पे शासन किस प्रकार से किया जाए, वहाँ का प्रशासन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए है। दूसरी बात देखिए, भारत में और अमेरिका के संविधान में ये दोनों में बड़ा अंतर है, और वहाँ के भारत के संघ के निर्माण में और वहाँ के संघ के निर्माण में दोनों अंतर है। यहाँ के संघ ने यानी केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है। अगर केंद्र कहे कि उत्तर प्रदेश 4 भागों में बंट जाएगा तो संशोधन करके 4 भागों में बांट सकते हैं। कहेंगे कि 2 प्रदेशों को एक में मिला सकते हैं, कई प्रदेशों की सीमाएं दूसरे में अटैच कर सकते हैं, इतना शक्ति है। लेकिन अमेरिका में क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट है। और यूनाइटेड स्टेट मतलब कई राज्यों ने मिल करके अमेरिका का निर्माण किया है। पहले तो शुरुआती दौर में अमेरिका के संविधान में वहाँ पे केंद्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन स्थितियाँ बिगड़ती गई और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत प्रभावी भूमिका निभाया और निर्णयों के माध्यम से उसने केंद्र को शक्तियों निर्णय और निर्वचन के माध्यम से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मजबूती प्रदान की, और बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की। और पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में केंद्र अधिक मजबूत है अमेरिका का। तो इसी हिसाब से भारत ने राज्यों का निर्माण किया है, राज्यों ने भारत का निर्माण नहीं किया है। इसलिए संघ, अब देखेंगे भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे फेडरल शब्द क्यों नहीं होगा कि संघीय संविधान होगा? फेडरल यूज नहीं किया, यूनियन यूज किया गया है। आप जब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है। ठीक, ये हो गया आपका। ये तो छोटा सा है कि संविधान के प्रारूप के आधार पे क्या क्या संविधान है। बीच में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि विद्वानों ने भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है। विद्वानों ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान क्या है। तो विद्वानों का मत देख लेंगे। पहले नंबर पे आते हैं केसी वियर ने कहा कि यह क्या है? अर्धसंघात्मक है। ये क्या है? अर्धसंघात्मक, केसी वियर ने कहा। दूसरे विद्वान हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि यह सहकारी संघवाद है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। ये ऐसा संघ है कि एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। ठीक, तीसरा है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि केंद्रीकरण के साथ संघ।
बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ कहा संविधान के बारे में, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। ये 3 विद्वानों का नाम लीजिएगा, किसी और विद्वान का उसका भी कोटेशन लिख करके कहेगा कि मिलाइए कि कौन विद्वान ने क्या कहा भारतीय संविधान के बारे में। ठीक, अब तो ये हो गया कि हाँ, अब आगे हम लोग चलते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक के क्या लक्षण है, कि हम उसको कैसे कहेंगे कि ये संघात्मक के लक्षण है। ठीक, तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी भारतीय संविधान में संघात्मक के लक्षण। ठीक, संघात्मक के लक्षण क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि संघवाद क्या होता है, संघात्मक के क्या लक्षण, लेकिन वो तो जनरल है, लेकिन भारतीय संविधान में कौन से संघात्मक के लक्षण हैं ये आपको जानना जरूरी है। पहले नंबर है कि ये द्वैध सरकार होती है, सरकार इन ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक, ये ड्यूअल गवर्नमेंट होती है। ड्यूअल गवर्नमेंट कौन, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकारें। आप देखो कि केंद्र और राज्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य का सरकारें ही एक महत्वपूर्ण संघात्मक के लक्षण थे। यहाँ भी है, भारत में भी है। शक्ति पृथक्करण है, शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, जिसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों हैं, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। भारत में भी शक्तियों का बंटवारा हुआ है, यानी ये तीनों के तीनों लक्षण क्या करते हैं, मिलते हैं भारतीय संविधान से। अनुसूची में कितने विषय हैं, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और इसमें 52 विषय हैं। विषय के बारे में भी थोड़ा जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए, अब तो ये तो है शक्तियों का बंटवारा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि जो इसमें थोड़ा और जान लेना है कि अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ के लिए जो भारतीय संविधान में 248 है, अनुच्छेद 48, आर्टिकल 248, तो ये जो है केंद्र के पास है, केंद्र के पास। अमेरिका के संविधान में राज्य के पास है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में केंद्र के पास है। ठीक, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ये लिया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दिया जाए, केंद्र को दिया जाए कि या राज्य को दिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में केंद्र के पास है और होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत ने मजबूत कल्पना की ही है कि मजबूत संघ हो, यूनियन मजबूत हो, केंद्रीय सरकार मजबूत हो। जहाँ की जिस देशों की सरकारें, केंद्रीय सरकारें मजबूत नहीं होती हैं, वहाँ पे अशांति, गृह युद्ध और बहुत सारे ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आने वाली पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियाँ उसका परिणाम भोगती हैं, जीवन दुश्वार सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी केंद्र जो मजबूत रहे और मजबूत केंद्र का मैं समर्थन करता हूं, मैं स्वयं से भी, लेकिन एकदम डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, बैलेंस के हिसाब से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह। ठीक, अब ये हो गया। ठीक, अब शक्तियों का बंटवारा, ये भी एक संघात्मक के लक्षण है, जैसा कि आप जानते ही हैं। एक लिखित संविधान है, लिखित संविधान है भारत का,
ठीक। लिखित संविधान होना भी चाहिए, संघात्मक ये भी एक आवश्यक लक्षण है। भारत का संविधान भी लिखित है। ठीक। कठोर एवं लचीला है। कठोर संविधान है, एक लचीला संविधान है। परिस्थितियों के हिसाब से कठोर भी है। देखिए भारत में 3 तरीके से संशोधन हो सकते हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों के अनुसमर्थन से। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक। और संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। ठीक। अब देखिए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन। कई लोग उच्च सदन कई लोग तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्च सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि हम तो केंद्र का बता रहे हैं, राज्यों का उच्च सदन और निम्न सदन किसे कहते हैं। क्या ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जो केवल निम्न सदन ही राज्यों में है, उच्च सदन ना हो? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों कमेंट किया करिए, कमेंट करने से हमारा हौसला अफजाई होगा और मेहनत से और अच्छे तरीके से आप लोगों तक हम वीडियो पहुंचाते रहेंगे। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है, जैसा कि भारत में भी है। ठीक। ये तो हो गया आपका भारतीय संविधान में संघात्मक के लक्षण। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संघात्मक के क्या क्या लक्षण हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो भारतीय संविधान में मिलते हैं। अब भारतीय विधिक रूप से तो भारतीय संविधान जो है संघात्मक है, लेकिन भारतीय संविधान में एकात्मक के भी लक्षण मिलते हैं। और एक और दो नहीं, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण भी मिलते हैं। और देखने से मिलता है कि देखिए केंद्र को कितना मजबूत बनाया, राज्य का कोई शक्ति ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बैलेंस बना करके चला गया है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब BN राव साहब को भेज दिया गया था विश्व के संविधान का अध्ययन करने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे देशों का संविधानों का अध्ययन किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जहाँ जहाँ केंद्र कमजोर रहा है वहाँ वहाँ क्रांति, गृह युद्ध और अन्य बहुत सारी समस्याएं आई हैं, जहाँ पे वहाँ के लोगों को बहुत ही अथाह पीड़ा भोगना पड़ा, दुख सहना पड़ा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने किसी एक संविधान या किसी एक लक्षण को अपने पे नहीं रखा, बल्कि जो हमारे देश काल परिस्थितियों के आधार पर जो हमारे लिए अच्छा हो सकता था, उन्होंने वो अपने संविधान में समायोजित किया। देखिए नागरिकता जो है, एकल नागरिकता एकात्मक संविधान की लक्षण है। संविधान के बनाने वालों ने हमें एकल नागरिकता दिया, क्योंकि मणिपुर से रहने वाला लड़का, यूपी का लड़का, कहीं का भी लड़का, कहीं का कोई व्यक्ति, अगर उसे पूछा जाए कहाँ के नागरिक हो, तो कहेंगे हम इंडियन हैं। इससे एक दूसरे से जुड़ने की भावनाएं, एक दूसरे से प्रेम, देशभक्ति की भावनाएं भी जागृत होती हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने हमें एकल नागरिकता प्रदान किया। देखिए अब हम अगली कड़ी में बात करेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के क्या क्या लक्षण हैं, यानी एकात्मकता के लक्षण या एकात्मक के लक्षण। तो देखिए संघात्मक लिख दिए थे, अब हम लिखेंगे एकात्मक के लक्षण। क्या लिखेंगे? एकात्मक के लक्षण। भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण है। लक्षण, ठीक। अब आप देखेंगे कि एकात्मक लक्षण क्या क्या है। ठीक। पहला नंबर है कि केंद्र क्या है? शक्तिशाली है। केंद्र क्या है?
शक्तिशाली है। कैसे केंद्र शक्तिशाली, कैसे मानेंगे कि केंद्र शक्तिशाली है? तो आपको बता दें कि आर्टिकल 248, 2, 3, 250, 249 इन सारे में देखेंगे, ठीक। और 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची में सबसे ज़्यादा विषय दिए हैं, 100 विषय दिए हैं और महत्वपूर्ण विषय दिए हैं, जैसे रक्षा, विदेशी संबंध, युद्ध, इमरजेंसी, बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी संघ को क्या किया गया है? मजबूत बनाया गया है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है एकात्मक के लक्षण। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में अगर केंद्र प्लस राज्य कानून बनाते हैं तो कौन सा कानून प्रभावी होगा? केंद्र का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून अप्रभावी रहेगा, ठीक। अब इसमें थोड़ी सी कुछ ऐसी है कि राज्य का कानून भी प्रभावी हो सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति अपना अनुमोदन इस पर दे दें। वो बात की बात है, जब केंद्र सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक। अब देखिए, और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। अन्य देशों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे अमेरिका में राज्यों की भी नागरिकता है, केंद्र की भी नागरिकता है। तो कहेंगे कहाँ के सर? कैलिफोर्निया के हैं, अच्छा, और कहाँ के? अमेरिका के हैं, 2-2 नागरिकता उनको प्राप्त है। और भारत में एक ही नागरिकता थे। यहाँ एकात्मक के लक्षण है। एकीकृत न्याय प्रणाली है, एकीकृत न्याय प्रणाली। अब एकीकृत न्याय प्रणाली मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट होंगे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, जिसको जिला जज डीजे कहते हैं या डीसी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी एक हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो सभी बाध्यकारी होते हैं सभी हाई कोर्टों पे, और किसी राज्य का हाई कोर्ट अगर वो निर्णय देता है तो उस राज्य के जिला न्यायालय पे बाध्यकारी होते हैं। तो एकीकृत है, यानी कहीं न कहीं ये केंद्र की अवधारणा है सुप्रीम कोर्ट, और केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट है सारे हाई कोर्ट इसी के निर्देश में, इसी के अधीक्षण में काम करते रहते हैं। तो ये है आपका एकीकृत न्याय प्रणाली। अब देखिए और क्या है, और क्या है भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण। आगे देखते हैं फिर से दोबारा, नेक्स्ट। आपातकालीन प्रावधान, तीन 352, 356, 360। जब ये 352, 56, 60 लगता है तो सारी वहाँ की राज्य सरकार की सारी शक्तियाँ क्या किसके पास आती हैं? केंद्र के पास आ जाती हैं। राज्य सरकार की कोई शक्ति नहीं होती है, केंद्र के इशारे पे सारे काम होते हैं, यूनियन के इशारे पे सारे काम होते हैं। तो ये हो गया। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS। अब देखिए IAS, IPS, IPS का जो नियुक्ति जो है केंद्र करता है और राज्यों में जा कर के राज्य सरकार के निर्देशों पे काम करती हैं, केंद्र का भी काम करती हैं। तो कहीं न कहीं ये केंद्र का भी वहाँ एक कर्मचारी बैठाया है, अपने हर राज्यों में केंद्र ने अपना कर्मचारी बैठाया हुआ है। तो ये भी कहीं न कहीं एकात्मक के ही लक्षण हैं, ठीक। अब देखिए केंद्र नश्वर नहीं है, नहीं, लेकिन राज्य नश्वर है। अब इसका क्या मतलब है? अब 2 और 3 देखेंगे। आर्टिकल 2 और 3,
आर्टिकल 2 और 3 में कहा गया कि केंद्र जो है किसी भी 3 में खास करके कहा गया कि भारत सरकार राज्यों को बदल सकता है, नामों में परिवर्तन कर सकता है, उसके स्थानों में परिवर्तन कर सकता है, 2 राज्य को 1 राज्य बना सकता है, 1 राज्य को 4 राज्य बना सकता है। तो राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है 2 और 3 के आधार पे अगर देखा जाए तो। कोई भी राज्य कहते हैं कि हम संप्रभु हैं, हम संप्रभु, हम संप्रभु हैं। आज़ादी दिमाग खराब हुआ केंद्र का तो कहेगा चलिए ठीक है, अब आप आज से केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या करेंगे आप? कश्मीर में देखिए, कश्मीर में अलगाववादी बहुत सारे इधर उधर करे कि हमको अलग चाहिए, पाकिस्तान से जाके मिलेंगे, पाकिस्तान से मिले, अनुच्छेद 370 हटा करके दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना करके सारा मामला साल। तो नो वन कहा गया कि नो वन एबव द स्टेट बट नो स्टेट एबव द सेंटर। केंद्र से कोई भी स्टेट बड़ा नहीं है। तो ये होगी आपकी एकात्मक के लक्षण होंगे। ठीक। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति पर भी प्रश्न उठाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक, 155 आर्टिकल 155 है कि भाई देखिए केंद्र अपना एक एक एजेंट हर राज्यों में वहाँ के सरकार के ऊपर बैठा के रखा है। आप सोचते होंगे कि बार बार पहले यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में राज्यपाल ये नहीं करने चाह रहे हैं, उपराज्यपाल हमको ये नहीं करने चाह रहे हैं, क्या करूँ क्या करूँ, करने तो 2-1.5 साल से परेशान हो गए हैं हम लोग, जान दे दें। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा एक बार बयान आया था। कुछ भी करते हैं तो राज्यपाल उसमें लंगा लगा देते हैं और रोक देते हैं। ऐसे राज्य आरोप भी लगाते रहे हैं। राज्यपाल का जो स्थिति होती है, एक सम्मान का पद होता है। कई कई राज्यों में राजनीतिक विद्वेष के कारण सरकार बनानी होती है राज्यों की, जीते हुए कैंडिडेट को बुला करके मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करना होता है, उसको बुलाता नहीं है राज्यपाल, दूसरे को, छोटे दल को बुला लेता है। राजनीतिक विद्वेषों के कारण राज्यपाल पे बहुत सारे लोगों की जो राय हैं बहुत अच्छी नहीं है। राज्यपाल की भूमिका पे कभी कभी प्रश्न चिन्ह उठने लगता है कि फला देश राज्य के राज्यपाल ने, सरकार दूसरे पार्टी की बननी थी लेकिन उसको ना बुला के उसको बनाया, ज़बरदस्ती बनाया, रातों रात बिना बहुमत सिद्ध किए हुए या बिना अपने पटल पे अपना बहुमत सिद्ध किए हुए उनको आमंत्रित कर दिया। बाद में क्या चलता तो उस बहुमत सिद्ध ही नहीं कर पाते हैं। तो राज्यपाल की भूमिका पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस पे भी हम लोग जब राज्यपाल को पढ़ेंगे और स्पेशल हम देखेंगे कि झारखंड और बिहार का जो उस समय जब शिबू सोरेन साहब की जो सरकार थी, नहीं थी, सरकार बनी, उसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या थी उस समय राज्यपाल महोदय की भूमिका, किस प्रकार से राज्यपाल महोदय ने राज्यपाल पद की गरिमा को इतना धूमिल कर दिया था कि संविधान की आत्मा कांप उठी थी। इन सब मुद्दों पे हम लोग उस समय वहाँ पे चर्चा करेंगे। बस इस समय देखते हैं कि केवल एकात्मक की भूमिका क्या है, राज्यपाल की एकात्मक के लक्षण क्या है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी एक प्रकार से एकात्मक का ही एक स्वरूप होता है। अब एकीकृत निर्वाचन प्रणाली होती है, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग, सबका यही, इसी के अंडर में सारे निर्वाचन के सारे कर्मचारी लोग जितने भी इसी के अंडर में काम करते हैं। ये राज्यों का भी चुनाव कराता है, केंद्र का भी चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है, सबका चुनाव यही कराता है। जितने भी दोनों सरकारों का चुनाव यही कराता है। तो कहीं न कहीं एकात्मक संविधान के भी ये लक्षण हैं। ठीक, अब इतने हो गए। अब तो हम लोग एकात्मक संघात्मक के थोड़े थोड़े लक्षण देखें। अब इसके बाद में तो हम सीधे भारतीय संविधान पे आएंगे। ये तो भारतीय संविधान के क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन से, उसका विकास में कौन कौन से कारक हैं, विकास की क्या क्या, भारतीय संविधान की विकास की जर्नी क्या है। देखिए दोस्तों, अब हमको जैसे भारतीय संविधान
में न्यायपालिका कब पहली बार कब आई, कार्यपालिका कब आई, कैसे कैसे भारतीय अंग्रेजों के हाथ जब आया हमारा देश, तो किन किन कब कब कौन कौन से चार्टर आए, कौन कौन से कानून आए, और किस प्रकार से भारतीयों ने अपने इस संवैधानिक जर्नी को पूरा किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई, कब डोमिनियन की मांग हुई, कब अर्ध स्वतंत्रता की मांग हुई। ये सब चीज़ों पे एक एक करके हम लोग पर चर्चा करेंगे कि डोमिनियन क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्र कैसे काम करता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इस सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बीच में एक चीज़ और होता है, उस पर भी प्रकाश डाल लेना बड़ा ज़रूरी है। संविधान और संविधानवाद क्या होता है। देखिए, हर देशों में संविधान हो सकता है, लेकिन ये संविधानवाद हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर देश में संविधान हो सकता है, संविधान में जो लिखा है वो भी काम कर सकता है, लेकिन संविधानवाद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि हम कैसे मानेंगे कि संविधानवाद है कि नहीं है, संविधानवाद के क्या क्या लक्षण है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देश में हैं और देश की राजनीति में हैं, तो हम मानेंगे कि संविधानवाद है। इस पे भी थोड़ा सा दृष्टिकोण डाल लेते हैं। एक LLM में या LLB वालों में या मेंस में बहुत पूछता है कि संविधान और संविधान करेंगे कि वास्तव में क्या भारत में संविधानवाद है या संविधानवाद नहीं है। संविधान, देखिए, संविधान होना कोई जरूरी नहीं है। संविधानवाद है या संविधान के अनुसार सरकार चल रही है, ये होना बहुत जरूरी है। संविधानवाद के क्या क्या लक्षण है, और हम लोग तुलना करेंगे अपने पड़ोसी देश से, भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि एक ही समय में आजाद हुए, एक दिन के हेर फेर में। अब भारत में संविधानवाद कितने दिनों से है, कब तक है, कब कब संविधानवाद पे प्रश्न लगा, पाकिस्तान में संविधानवाद का क्या स्थिति है। तो देखिए, संविधानवाद के हम कई लक्षण होते हैं, जैसे एक संविधान होना चाहिए, यानी लिखित संविधान होना चाहिए, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। संवैधानिक सरकार होनी चाहिए। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि संवैधानिक सरकार क्या होता है। तो संवैधानिक सरकार उसे कहते हैं जो संविधान के अनुसार निर्वाचित होकर के बढ़िया से चुनाव करवा के सरकारें बनाती हैं, पार्लियामेंट में पहुंचती हैं, विधानसभाओं में पहुंचती हैं, बढ़िया से सरकार का संचालन करती हैं। संविधान के अनुसार शासन, जो संविधान में प्रक्रिया दी गई है, संविधान में जो बताया गया है उसी के अनुसार शासन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा गया हम अपनी मर्जी करें, अपनी मन मर्जी जो करे मन करे वो करता रहे, क्योंकि हमको जनता ने चुन करके भेजा ही है। अब जो हमको मन करेगा वही करेगा, ऐसा नहीं है। ना संविधान का शासन है। देखिए, विधि का शासन तो होना चाहिए, विधि के ऊपर संविधान का शासन होता है। अब मान लीजिए विधि का शासन, अगर विधि बना करके किसी चीज को ऐसी चीजें ला दिए जाए जो संविधान के विरोध में है, तो कहेंगे हमने तो विधि का शासन लगाया ही, जो विधि में बनाया उसी का तो पालन कर रहे हैं। तो नहीं, विधि का शासन अलग होता है, संविधान का शासन अलग होता है। विधि के शासन के बाद जो शासन होता है उसका संविधान का शासन कहते हैं। यानी विधि के अनुसार आप काम करिए, लेकिन विधि के अनुसार काम करते करते संविधान के विरोध में मत चले जाइए। इसलिए भारत में जो है ये संविधान का शासन है, विधि के शासन तो है ही। ठीक, अब देखिए, मूल्य होना चाहिए, राजनीतिक वैल्यू होनी चाहिए, मूल्य होना चाहिए कि हमको विरोधी हैं तो उनका भी सम्मान करिए, विरोधी विचारों का भी सम्मान करिए। अगर इस प्रकार से व्यक्ति है जो राष्ट्र हित में, देश हित में, जनता के हित में अगर कुछ अच्छी बातें कर रहा है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। कभी कभी ऐसे देशों में हो जाता है कि कोई बात नहीं, मेजॉरिटी में आ गए हैं, जितने भी विरोधी हैं उनको सबको कत्ले गारत में आ जाइए, मार डालिए, भगा दीजिए, देश से भगा दीजिए, जैसे अन्य देशों में होता है। देशों को छोड़ छोड़ करके पुराने राष्ट्रपति लोग भाग जाते हैं। अब देखिए, अपना मित्र राष्ट्र ही था, है अभी अफगानिस्तान, वहां पे तालिबान का शासन आ गया, राष्ट्रपति महोदय भाग गए।
लोकतंत्र होना चाहिए। अब लोकतंत्र के देखिए, अब एक तो बड़ा अच्छा सवाल आता है, आप लोग बताइए, भारत लोकतांत्रिक देश है। देखिए भारत, अगर मैं कहूं कि भारत का जो शासन प्रणाली है उसमें लोकतंत्र है, भारत का जो परिवार है उनमें लोकतंत्र नहीं है, उसमें भी आज भी राजा महाराजा वाली शासन प्रणाली चल रही है। भारत का शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है, भारत के लोग लोकतांत्रिक हैं, उनके परिवार में लोकतंत्र है, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी होंगे, अब लोकतंत्र का मतलब यह होगा कि जितने भी घर के लोग हैं उनके मर्जी से काम हो। अगर 10-12 लोग किसी एक मत के हैं तो वो काम होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे क्या 5 लोग मिलकर कि पिताजी ऐसा नहीं है, ऐसा है क्योंकि 5 लोग हम हैं, पिताजी लतियाने लगेंगे, आपको दौड़ा के मारने लगेंगे, कहेंगे कि अच्छा लोकतंत्र आ गए, मैं जो कहूँगा वही इस घर में होगा, अगर आपको नहीं रहना है तो आप बाहर जा सकते हैं, भाग सकते हैं, जाइए हटिए घर में। अगर थोड़ा सा लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बात करता, कुछ स्वतंत्रता के बारे में बात करने लगता है तो वही लोग विरोध शुरू होने लगता है। तो आप यह बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत के जो परिवार हैं, घरें हैं, गांव हैं, शहर में जो परिवार हैं, क्या उनके अंदर लोकतंत्र है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। शासन लोकतंत्र है वो अलग बात है, लेकिन परिवार लोकतंत्र हो ये कोई जरूरी नहीं है, और हर परिवार लोकतंत्र हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक, अब विधि का शासन होना चाहिए, संविधान का शासन तो होना ही चाहिए, उसके बाद विधि का भी शासन होना चाहिए। जस्टिस कोक साहब ने कहा था कि नो वन अबव द लॉ, राजा भी विधि के अधीन है। ठीक, सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज में दबे कुचले महिलाओं और व्यक्तियों के साथ समाज में भेदभाव ना हो, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, केंद्रीकरण नहीं होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास सारा पावर ना हो, शक्तियों का वितरण भी होना चाहिए, छोटे छोटे स्तरों पे शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, स्वतंत्रता मानवीय मूल्य होना चाहिए, किसी व्यक्ति को बोलने, रहने, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। देखिए न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है लोकतांत्रिक देश में और संघात्मक देश में। जहाँ संघवाद होता है, लोकतांत्रिक देश होता है, वहाँ न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है। न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रहेगी तो किसी एक पक्ष में या किसी एक विचारधारा को लेकर के अगर चलती है तो वहाँ पे संविधानवाद नहीं हो सकता है, संविधानवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और संघात्मक शक्ति का, संघात्मक सरकार का बहुत ही दुरुपयोग करके सरकारें अपनी मनमानी करने लगेंगी। तो निष्पक्ष न्यायपालिका बहुत, देखिए एक व्यक्ति जो है जब पुलिस से, प्रशासन से, सरकारों से एकदम अस्त त्रस्त हो जाता है, एकदम परेशान हो जाता है, तो क्या कहता है कि आई विल सी यू द कोर्ट, और वह वकील साहब लोगों से मिलता है और उसको पूरा भरोसा होता है कि वकील साहब हमारी बात न्यायालय तक पहुंचाएंगे और हमको न्याय दिलवाएंगे, जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। अब जस्टिस के बारे में अब देखिए, मैं छोटी सी परिभाषा और बता दूं कि जस्टिस होता क्या है, न्याय होता क्या है। तो व्हाट इज जस्ट अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस, यानी परिस्थितियों के हिसाब से क्या सही है वही जस्टिस है। तो तब इसका मतलब कि नहीं, जो न्यायालय निर्णय दे वही जस्टिस है, ऐसे कैसे? तो शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती में न्यायालय ने पहले वाले केस में कुछ और कहा, बाद में कुछ और कहा, उसको उलट दिया। तो क्या वह, जब शुरू में न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह जस्टिस नहीं था, न्याय नहीं था, या न्यायालय ने गलत निर्णय दिया था? नहीं, उस परिस्थितियों के हिसाब से वो सही था, इस परिस्थितियों के हिसाब से ये सही है। तो इसका मतलब व्हाट इज जस्ट अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस, दिस इज जस्टिस, यही जस्टिस है। न्याय वही है जो तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से सही हो। तो हम लोग जाने नौकरशाही तटस्थ होनी चाहिए। अब नौकरशाही तटस्थ का क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए डीएम साहब, एसपी साहब हैं, किसी जिले में अपना जा करके ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दंगा हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई मारपीट हो गई,
तो डीएम साहब को ये नहीं चाहिए, एसपी महोदय को या दरोगा सिपाही जो भी हो, उनको ये नहीं चाहिए कि अपने बिरादरी का, अपने जाति का, अपने कम्युनिटी का सपोर्ट करें, उनका पक्ष लें। ये नहीं होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। न्याय के हित में जो हो, जस्टिस की जो डिमांड हो वही करना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए। तो अब आप बताइए, अब आप, एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या भारत में संविधानवाद है? यदि आप मानते हैं कि भारत में संविधानवाद है तो आप कमेंट करके बताइए कि संविधानवाद क्या है, और संविधानवाद को और बेहतर करने के लिए क्या क्या आपका सुझाव है, इसको पे भी आप कमेंट करिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। तो ये तो हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत का ऐतिहासिक जो परिदृश्य है, जो ऐतिहासिक यात्रा है भारतीय संविधान की, हम उसके बारे में हम अब बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक।